हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा का एटीपी का एग्ज़ाम जो 2020 में हुआ था। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी, तो प्लीज़ इसको जितना हो सके आप शेयर करें और लाइक और कमेंट भी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई और क्वेश्चन पेपर मेरी आने वाली वीडियोस में देखना चाहते हैं तो लेट मी नो। अब मैं कोशिश करूँगा कि वो जल्द से जल्द या जितना भी जल्दी हो सके मैं आपको उसके बारे में वीडियो मेरे चैनल पे आप देख पाएंगे फिर। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द पोर्शन ऑफ अ ब्रिक obtained बाय कटिंग ए ब्रिक अक्रॉस द विड्थ इज कॉल्ड, तो इसे हम बोलते हैं बैट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस और स्पीड और बोथ फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड इज। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको सीधा का सीधा स्किप कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़ी आसानी आसान आसान क्वेश्चन है। जो भी एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस होंगे मैं स्किप कर दूंगा। हम जो भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वही आप हमारी वीडियोस में करेंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, प्लेसिंग द टेबल ओवर द स्टेशन सच दैट द स्टेशन प्लॉटेड ऑन शीट इज एग्जैक्टली अबाउट द कोरस्पॉन्डिंग स्टेशन ऑन ग्राउंड इज कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंटरिंग। क्वेश्चन नंबर फोर, ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल कैन बी डन बाय। तो ये मैग्नेटिक नेडल से भी कर सकते हैं और बैक साइटिंग से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, द मेथड यूज फॉर लोकेटिंग डिटेल इन प्लेन टेबल सर्वेइंग्स आर कॉल्ड रेडिएशन एंड इंटरसेक्शंस बोलते हैं इसे हम। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन सर्वेइंग वाइल प्लॉटिंग ए ट्रांसवर्स सर्वे एंगल एंड डिस्टेंस मेथड इज यूज। मोर कॉमनली यूज एंगल एंड डिस्टेंस मेथड ऑफ प्लॉटिंग एन एंगल इज। तो बाय प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं या टेंजेंट ऑफ एंगल से भी कर सकते हैं, और द जो कोड कोड का जो एंगल बना होगा बाय द कोड ऑफ द एंगल, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं आप। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हेन टू और मोर फुटिंग आर कनेक्टेड बाय बीम। तो ये काफ़ी तरीके की फुटिंग होती है आपकी। कंबाइंड फुटिंग होती है, मैट फुटिंग, राफ्ट फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग। तो जो जब आपकी फुटिंग्स कनेक्ट हो जाती है ना बीम के थ्रू, काफ़ी सारी फुटिंग या जितनी भी फुटिंग है आपकी, कनेक्शन दिया जाता है बीम के थ्रू ताकि वो स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और आपकी मतलब जब भी अर्थक्वेक आए तो ज़्यादा हमारी बिल्डिंग हिले ना, और जितना भी हो सारा का सारा लोड नीचे फुटिंग में अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसे बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग, ठीक है। स्ट्रैप फुटिंग में आपकी जितनी भी फुटिंग होती है कनेक्टिंग होती है बीम के थ्रू, ठीक है, नीचे पोर्शन में। तो इसमें पूछा हुआ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशंस, इनमें से कौन सी डीप फाउंडेशन, जो पाइल और पायर फाउंडेशंस होती हैं जो आपकी, वो डीप फाउंडेशंस में काउंट होती हैं आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज टू डिटेक्ट द ओरिजिनल एंड एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक। जो पी वेव्स और एस वेव्स होती हैं उससे आप एपिसेंटर सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं अर्थक्वेक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन, डेवलपमेंट प्लान्स आर टिपिकली प्रिपेयर्ड विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ स्केल। तो जो आपके डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं उसकी रेंज क्या होती है आपकी, 10,000 से 1:10,000 टू 1:8,000 होती है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एबेंजर होवर्ड गार्डन सिटी वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री मैग्नेट। जो हवर्ड साहब थे उनका जो गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट था थ्री मैग्नेट का, तो वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था, या उसके तीन मैग्नेट्स कौन से थे आपके, वो थे टाउन कंट्री और टाउन कंट्री, ठीक है। एक था आपका टाउन, दूसरा था कंट्री, और तीसरा था इन दोनों का में जो भी अच्छाइयाँ थी वो आपको टाउन कंट्री में मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपके तीन कॉन्सेप्ट थे इनके। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो मैं इसे स्किप करूँगा। जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड या एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा हम सीधा स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डेवलपमेंट प्लान्स इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ ए रीजन इज क्लासिफाइड इन विच कैटेगरी। तो आपका क्या होते हैं, किस कैटेगरी में क्लासिफाइड होते हैं आपके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्लान्स वेरियस मैकेनिज्म टू असेंबल और टू डेवलप land for public purpose are used, which of the following is not an assembly mechanism, land assembly mechanism। तो इनमें से कौन सा है जिससे आप लैंड को इकट्ठा नहीं कर सकते, लैंड असेंबली मैकेनिज्म नहीं है इनमें से। लैंड एक्विजिशन से आप बिल्कुल कर सकते हैं, लैंड पुलिंग से आपने देखा होगा कि जो अमरावती सिटी है वो लैंड पुलिंग से ही पूरी की पूरी डेवलप की जा रही है। यही
इतने लार्ज स्केल पे पहली बार हुआ है ऐसा लैंड पुलिंग का। और ये अकोमोडेशन रिजर्वेशन से बिल्कुल आप कर सकते हैं। डी, इसमें बिल्डिंग बायलॉज से आप कभी भी लैंड पुलिंग नहीं कर सकते। वो आपको रिस्ट्रिक्शंस देता है कि आपको ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ नहीं बननी, ठीक है, और इस हिसाब से ये बननी है। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ बेस मैप फॉर ए डेवलपमेंट प्लान थीमेटिक जीआईएस डेटाबेस आर अवेलेबल ऑन भुवन। तो जो इनकी डाटा की रेंज है, स्केल की रेंज है, जो इनकी स्केल की रेंज है ना, जो डाटा की, वो कितनी है इनकी, तो वो है हमारी एक 1:10,000 टू 1:250,000। काफ़ी छोटे स्केल से लेके आप बड़े स्केल पे भी जा सकते हैं भुवन जो ऐप, जो आपका जो भी डाटा अवेलेबल है ना वहाँ पे, डेवलपमेंट प्लान का थीमेटिक जीआईएस बेस्ड डेटा, जितने भी आपके डाटा जीआईएस से रिलेटेड है वो आप पे भुवन ऐप पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ठीक है। उसकी रेंज क्या है, 1:10,000 टू 1:250,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स डज नॉट रिक्वायर EIA रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन EIA नोटिफिकेशन 2006। तो जो कैटेगरी B2 टाइप है उसमें कोई भी आपको EIA रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एज पर इको सेंसिटिव जोन गाइडलाइंस 2011 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल एंड रिजॉर्ट इन प्रोटेक्टेड एरियाज विल बी कंसिडर्ड एज। तो जो इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं ना, उसके अंदर अगर आप होटल एंड रिजॉर्ट बना रहे हो प्रोटेक्टेड एरिया में, तो वो किस में आएगा, रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सैम्पलिंग मेथड अडॉप्टेड बाय सर्वेयर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट प्लानिंग इज प्लानिंग इंक्लूड्स। तो इसमें कई तरह के सैम्पल्स इंक्लूड होते हैं। रैंडम होता है, सिस्टमेटिक होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है और क्लस्टर होता है। तो आपका इसमें ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हम। द प्लानिंग रीजन कुड बी क्लासिफाइड अंडर 3 हेड्स विच आर। तो इसमें प्लानिंग रीजन्स के 3 हेड किसके अंदर आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन्वेस्टमेंट और स्पेशल रीजन के अंदर आ जाएंगे। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन मैंने कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देख लिया है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं URDPFI गाइडलाइंस में। URDPFI गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब प्लानिंग स्टैंडर्ड फॉर अर्बन एरियाज एज पर URDPFI। What is the prescribed population threshold of the smallest planning unit where convenient shopping या open space या आंगनवाड़ी एंड मिल्क बूथ आर मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन। तो ये सब तो मिनिमम आपको देनी पड़ेंगे। तो इसका मिनिमम पॉपुलेशन क्या है, ये इसकी थ्रेशोल्ड क्या है आपकी स्मॉलेस्ट प्लानिंग यूनिट की, कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 5,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द पर कैपिटा वाटर सप्लाई स्टैंडर्ड एज इंडिकेटेड बाय द सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको दिया गया है CPHEEO फॉर सिटीज विद पाइप्ड वाटर सप्लाई एंड वेयर सीवेज सिस्टम इज एग्जिस्टिंग इज। तो इसका पर कैपिटा वाटर सप्लाई स्टैंडर्ड क्या है आपका, CPHEEO, जिसकी मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताई, तो इसका है 135 PLCD, ठीक है। CPHEEO क्या है आपका, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये किसके अंडर आती है आपकी, ये आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म ISWM इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग रेफर्स टू। तो आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ISWM का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 24, एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स कैन बी आइदर पिक्यूनरी और टेक्नोलॉजिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज पिक्यूनरी एग्लोमरेशन इकोनॉमी। दो जो पिक्यूनरी एग्लोमरेशन इकोनॉमी है वो क्या होती है आपकी, आपका क्या करते हैं, आपका जो कॉस्ट में है ना रिडक्शन कर देते हैं। इनपुट में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी में आपको मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता उससे, लेकिन जो इनपुट कॉस्ट है ना किसी भी फर्म का, उसमें आप रिडक्शन कर देते हैं विदाउट इफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इनपुट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द नेशनल बिल्डिंग कोड डिफाइंस एन एरिया एज अ हिली एरिया वेयर विच व्हेन इट हैज़ अ स्लोप ऑफ। तो जो एवरेज स्लोप होता है वो आपका 30 डिग्री होता है, तो आपका हिली एरियाज में लिया जाएगा, ठीक है, काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, द फ्यूल derived फ्रॉम combustible वेस्ट फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट लाइक प्लास्टिक, वुड, pulp और ऑर्गेनिक वेस्ट अदर देन chlorinated materials in the form of pellets or fluff produced by drying, shredding or dehydrating and compacting of solid waste is called as। तो
तो आपको रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल्स बोलते हैं इन सबको। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट वाटर रिसाइकल टेक्निक। तो ये जितनी भी टेक्निक्स आपके यहाँ पे को ऑप्शंस में दी गई हैं, आपकी की सारी ही वेस्ट वाटर और रिसाइकलिंग टेक्निक्स आपकी, FAL भी है आपकी, ASP भी है आपकी, WSPS भी है आपकी, की सारी वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग टेक्निक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रेजिडेंशियल डेंसिटी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ। तो रेजिडेंशियल डेंसिटी आपका हैबिटेबल्स रूम पर यूनिट लैंड के हिसाब से भी होता है, पर्सन पर यूनिट के हिसाब से भी होता है, और हाउसेज पर यूनिट लैंड के हिसाब से भी होता है। ठीक है, ये सारे की सारी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 29, एज पर द सेंसर ऑफ 2011, a dash is usually a group of persons who normally live together and take their meals from a common kitchen। तो इसमें हाउस होल्ड के बारे में पूछा गया आपसे कि हाउस होल्ड की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स क्या चीज़ है, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए जिसकी डेफिनेशन दी गई है, तो आपकी हाउस होल्ड की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, टू टाइप्स ऑफ स्पीड लिमिट्स आर इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट दे आर। तो जो दो तरीके की जो स्पीड लिमिट्स होती हैं वो एक तो होती है रिलेटिव, एक होती है आपकी एब्सोल्यूट और एक होती है प्राइमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, PMGSY ये प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद। तो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है वो आपकी क्या है, रूरल रोड डेवलपमेंट के लिए ही आपकी डील करती है इन चारों ऑप्शंस में से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, टू अवेल बेनिफिट ऑफ टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन दिस द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ए रेजिडेंशियल यूनिट इन द हाउसिंग प्रोजेक्ट शुड नॉट बी। तो 45 लाख से अगर ऊपर आपका आ जाता है तो उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो और उसमें 45 लाख से ऊपर चला जाता है तो वो आपका इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो टैक्स के अंदर आ जाएगा। अगर उससे अंदर हो जाएगा तो आपका टैक्स में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, एज पर गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मीन्स रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन विच द कारपेट एरिया ऑफ द कमर्शियल अपार्टमेंट इज नॉट मोर देन द परसेंटेज ऑफ द टोटल कारपेट एरिया ऑफ द अपार्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। तो ये 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, एज पर द करंट नॉर्म्स अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना इस हाउस होल्ड इज क्लासिफाइड एज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इफ। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के हिसाब से जो EWS का है उसकी एनुअल इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन जो आपके EWS के जो भी बनते हैं आपके कार्ड्स वगैरह, उसमें जो मिनिमम इनकम होती है वो आपकी 8 लाख से अंडर होनी चाहिए अगर आप सेंट्रल वाला बना रहे हैं। तो अगर आपका कोई स्टेट वाला बना रहे हैं तो ये वेरी करता है स्टेट वाइज। तो जो भी आपके वहाँ पे स्टेट में EWS के लिए एनुअल इनकम होगी निर्धारित, जो भी वहाँ पे कैप लगा रखा होगा, तो आपको उसे याद रखना होगा अगर आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, मैच द 5 ईयर प्लान्स विद द फीचर्स फ्रॉम ग्रुप बी। तो ये आप एक बार खुद मैच कर लीजिएगा इन सब के। 4th 5 ईयर प्लान में क्या था, 5th 5 ईयर प्लान में क्या था, 10th 5 ईयर में प्लान में क्या था, 11th 5 ईयर प्लान में क्या था। ये ऑप्शन मार्क करे हुए हैं, इसका आंसर ये है। ठीक है, आप देख लीजिएगा आप वीडियो पोज करके। क्वेश्चन नंबर 36, द डेकेडल enumeration and classification of urban and rural settlement of India is undertaken by which of the following। तो सेंसस ऑफ इंडिया अंडरटेक करता है इन सब चीज़ों को। ठीक है, जो अर्बन और रूरल सेटलमेंट को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द HDI इज ए समरी मेजर ऑफ एवरेज अचीवमेंट इन की डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच आर। तो लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, बीइंग नॉलेजेबल एंड हैविंग ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप ये सब HDI मेजर मतलब देखता है की डायमेंशंस जो हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू कैमल लेंस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द सिटी इमेजेस आर। तो जो केविन लिंच ने 5 एलिमेंट्स दिए थे वो क्या थे आपके, पाथ, हेजेस, डिस्ट्रिक्ट नोड्स एंड लैंडमार्क्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ गए। द चार्टर ऑफ न्यू अर्बनिज्म वाज फर्स्ट लॉन्च इन कांग्रेस ऑफ न्यू अर्बनाइजेशन इन विच ईयर। तो वो लॉन्च हुआ था आपका 1993 में। क्वेश्चन नंबर 40, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट द टर्म क्रिटिकल एक्टिविटी रेफर्स टू अ पर्टिकुलर
particular schedule activity that happens to be a part of critical path that takes place within a project schedule. A critical activity has zero float. तो जो critical activity का खुद ही मतलब है कि वो critical है, उसमें कोई भी आपका वेट का या फ्लोटिंग का बिल्कुल भी आपको मतलब उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास है ही नहीं। आप उसमें ना तो आप उसमें जल्दी कर पाओगे उस काम को, ना ही आप उसे लेट ख़त्म कर पाओगे कोई भी आपका किसी भी पॉइंट से। तो उसमें ज़ीरो फ्लोट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, द पर्ट जो पर्ट की प्रोग्राम इवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है आपकी पर्ट, स्लैक टाइम इज एसोसिएटेड विद, तो स्लैक टाइम किससे एसोसिएट होता है? वो इवेंट से एसोसिएट होता है। CPM is the sequence of scheduled activity that determines the duration of the project. As per CPM, which of the following is imperative for a project to be considered a success? तो जो schedule activity होती है वो must be completed and in a specific order, वो उसी specific order में ही complete होनी चाहिए और जो भी scheduled activity आपकी। ठीक है। Question number 43, basic services for urban poor BSUP was the scheme under which of the following mission या प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो जवाहरलाल नेहरू अर्बन नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। क्वेश्चन नंबर 44, राइट टू शेल्टर फॉर द अर्बन पुअर हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो आर्टिकल नंबर 21 में इसके बारे में इंटरप्रेट करा गया है। क्वेश्चन नंबर 45, द प्रोपोनेंट्स ऑफ द टू इम्पोर्टेंट अर्बन यूटोपिया दैट इज कॉन्टेम्प्रेरी सिटी एंड ब्रॉडएकर वर्स? तो आपके ली कॉर्बूजियर साहब थे जिन्होंने कॉन्टेम्प्रेरी सिटी दी थी, ब्रॉडएकर साहब एफएल राइट थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, द कंसेप्शन ऑफ ए नेबरहुड एज ए स्पेशल प्लानिंग यूनिट वाज द फर्स्ट टाइम गिवन बाय? तो जो क्लैरेंस फेरी साहब थे उन्होंने इसके बारे में दिया था, नेबरहुड सिटी के बारे में। 47, the theoretical models to explain social structure and morphology of a city such as concentric zone model and sector model were proposed by अर्नेस्ट बर्गर और होमर हॉयट साहब ने। कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी बर्गर साहब ने दी थी, बर्गर साहब ने दी थी, और जो सेक्टर मॉडल थ्योरी थी वो हॉयट साहब ने दी थी। ठीक है, तो आप ये याद रखें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनसीआर? तो इन चारों में से कौन सा एनसीआर का पार्ट नहीं है? गाजियाबाद बिल्कुल है, फरीदाबाद है, मेरठ है। मेरठ तक तो अभी आरआरटीएस की मेट्रो भी आपकी जा रही है, गाजियाबाद से होते हुए जाएगी। दिल्ली जो आपकी मेरठ से आ रही है गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली, और दिल्ली के से गुड़गांव के रास्ते आगे आपकी सीधे जाके राजस्थान में कनेक्ट होगी वो। लेकिन इसमें जो जयपुर है वो आपका एनसीआर रीजन में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 49, एज पर 2011 सेंसस देयर आर हाउ मेनी टाउन्स इन इंडिया? तो जो 2011 सेंसस के हिसाब से टोटल जो टाउन्स थे वो थे 7,935। क्वेश्चन नंबर 50, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के हिसाब से जो 2005 में एक्ट बना था, उसमें वो क्या करते हैं? वो दे एम्स टू एनहेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग हाउ मेनी डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर वॉलंटियर टू द अनस्किल्ड मैनुअल वर्क? तो मतलब वो आपसे कोई भी अनस्किल्ड मैनुअल वर्क कराएंगे 100 दिन। इसका कितना टाइम पीरियड होता है आपका? 100 दिन का टाइम पीरियड तो होता है। तो ये इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 20 दिन, टाइप बी आंसर, ऑप्शन बी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 51, द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 प्रपोज टू डेवलप हाउ मेनी फंक्शंस टू अर्बन लोकल बॉडीज एंड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो जो ये 18 फंक्शन अंडर 12th शेड्यूल। ठीक है, 12th शेड्यूल के अंदर 18 फंक्शन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 52, द नेरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग इज नोन एज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ वर्क बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपका, अंडर विच मेथड ऑफ वैल्यूएशन प्रॉपर्टी इज अज्यूम टू लूज वैल्यू बाय अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर टिल इट रीच इज स्क्रैप वैल्यू? तो जो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसके हिसाब से हर साल आपकी प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट वो है लूज करती है एवरी ईयर, जब तक वो आपकी स्क्रैप वैल्यू पर ना पहुंच जाए। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इन चारों में से कौन सा मेथड्स हैं वो जो कि वैल्यूएशन के लिए यूज़ होते हैं प्रॉपर्टी की। तो रेंटल मेथड होती है और प्रोजेक्ट बेस्ड वैल्यूएशन होती है आपकी। और भी कई सारी मेथड्स होती हैं लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अभी आपको ये बताना था। DCF is a property valuation method. Which of the following is the correct full form of the acronym? तो DCF का फुल फॉर्म क्या है आपकी? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ गए हम। कंसेंट ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज इज रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज एज पर LARR? The right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement Act 2017। तो आपका कम से कम 80, एटलीस्ट 80, ठीक है। तो आपके कम से कम 80% तो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, द पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। तो जो पार्ट थर्ड है आपका फंडामेंटल राइट्स है और पार्ट फोर्थ क्या आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ गए अब हम। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी केम इन टू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? 1977 में आ गई थी आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 59, इन Sherry Arstin, the leader of citizen participation, what do the bottom rung and the top rung of the ladder indicates? तो bottom rung जो होता है वो manipulation होता है, जो top होता है वो होता है आपका citizen control। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गए हम। Who was the planner of the grid plan of the city of Chicago? डेनियल बर्नहम, वो आपके प्लानर थे आपके शिकागो सिटी के। तो आपको लगभग 60% क्वेश्चन पेपर समाप्त हो गए यहाँ पर। Question number 61. What is the typical size of a sector of Chandigarh as per the plan by Lee Corbusier? जो ली कॉर्बुसियर साहब ने जो चंडीगढ़ सिटी प्लान करी थी उसमें सेक्टर की डायमेंशन क्या आपकी? तो ये है 1200 मीटर बाय 800 मीटर। तो ये आपको याद रखनी होगी क्योंकि कई बार चंडीगढ़ जो सिटी है उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपका हरियाणा या बेसिकली पंजाब में आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो आप इसके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हिडको इज मैंडेटेड टू प्लान एंड एग्जीक्यूट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन। तो राजार हट न्यू टाउन कलकत्ता में वहाँ पर उन्होंने एग्जीक्यूट और प्लान करे हैं उन्होंने, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन्होंने यहाँ पे करे हैं हिडको ने। आर्टिकल नंबर 243 ZE प्रोवाइड्स फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी फॉर प्लानिंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया हैविंग विच कैरेक्टरिस्टिक। तो जो पॉपुलेशन 1 मिलियन या उससे ज़्यादा मतलब 10 लाख या उससे ज़्यादा होगी, कंप्राइजिंग वन और मोर डिस्ट्रिक्ट एंड कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर म्यूनसिपैलिटी और पंचायत्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 64, एज पर प्लानिंग पैरामीटर ऑफ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट इंटेंस जोन हाउ मच FAR इज परमिसिबल फॉर मल्टी स्टोरेड ग्रुप हाउसिंग एज पर TOD पॉलिसी 2016 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हरियाणा। तो जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होती है इंटेंस जोन के अंदर हाउ मच FAR इज परमिसिबल फॉर मल्टी स्टोरेड ग्रुप हाउसिंग, ठीक है, ये पूछा गया है TOD पॉलिसी के अंदर। तो जो इंटेंस जोन होता है उसमें आपका 3.5 का FAR परमिसिबल होता है और जो आपका ट्रांजिशन जोन होता है उसमें आपका 2.5 का FAR परमिसिबल होता है। उसके बाद आप TDR भी ले सकते हैं 1.5 का। तो आपका 3.5 का आपका टोटल TOD हो गया है, TOD को लगा के हो गया इंटेंस जोन में। और आपको 1.5 FAR का आपका TDR भी मिल जाएगा। तो आपको 5 का FAR ये हो गया और आपको इसमें एडिशनली गृह का भी जो होता है FAR वो भी मिल सकता है। तो आपका गृह का FAR कितना होता है? 12% होता है उधर टोटल लैंड एरिया, ठीक है। तो 0.12 और वो मिल जाएगा। तो आपको टोटल 5.12 FAR मैक्सिमम परमिसिबल है इंटेंस जोन के अंदर फॉर ग्रुप हाउसिंग, ठीक है, मल्टी स्टोरेड ग्रुप हाउसिंग। तो आप ये जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 65, एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 द फायरमैन्स लिफ्ट शेल हैव लोडिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट लेस देन। तो जो फायरमैन्स लिफ्ट जो होती है उसमें 8 बंदों से कम की होनी नहीं चाहिए लोडिंग कैपेसिटी, उससे ज़्यादा ही बेशक हो, ठीक है। फायरमैन्स लिफ्ट की हम बात कर रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 66, इन ए डेवलपमेंट प्लान फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर
इन ए डेवलपमेंट प्लान फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट इंक्लूड, तो उसमें क्या नहीं होती फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ एंड केयर अम्यूनिटीज़ नहीं होती है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है हमारा, वाटर सप्लाई, सीवेज और ड्रेनेज नेटवर्क आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, एज पर बिल्डिंग कोड 2016 ए हाई राइज बिल्डिंग इज अ बिल्डिंग हैविंग हाइट ऑफ, तो 15 मीटर और उससे ज़्यादा अगर आपका हाइट है तो आपको उसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या हाई राइज बिल्डिंग उसमें काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 68, द पैसेंजर कार यूनिट PCU स्टैंड्स एज पर द व्हीकल टाइप आर गिवन बिलो, स्टेट विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो जो PCU का पैसेंजर कार का PCU होता है वो आपका 1 होता है, या ECS भी आपका पैसेंजर कार का 1 ही होता है, तो इसमें सीधा सीधा इनकरेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि इसका PC 1.2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस हैव द हाईएस्ट लाइन या कैरिंग कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर या डायरेक्शन आर। तो जो मेट्रो रेल होती है उसमें आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, द सेग्राडा फैमिलिया चर्च इन बार्सिलोना इज डिज़ाइन बाय जो एंटोनियो गोडी साहब थे, उन्होंने ये डिज़ाइन किया था, जो कि अभी भी मेरे हिसाब से बन ही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, और जो कि मोस्ट प्रोबेबली शायद 2030 में कंप्लीट होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप एक बार देख लीजिएगा फिर भी, क्योंकि हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है आप उसे क्रॉस चेक जरूर करें, क्योंकि कई सारी बुक्स में भी मैंने देखा है कि काफ़ी बार गलत इंफॉर्मेशन आप ऑथर जो हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि उन्हें काफ़ी क्रॉस चेक करनी चाहिए। हालांकि वो करते भी हैं लेकिन कुछ ना कुछ बच जाता है। अगर आप और मेरे हिसाब से ये स्टूडेंट्स का भी होना चाहिए कि अगर आपको कोई गलत कुछ मिल जाता है तो आप जो ऑथर होते हैं उस बुक्स के, उन्हें आप मेल कर सकते हैं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम उसे ध्यान में रख के जो भी नेक्स्ट एडिशन होगा वो पब्लिश करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम 71 पे आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द फर्स्ट डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज सिटी WHC ऑफ इंडिया बाय यूनेस्को। तो ये जो अहमदाबाद सिटी है वो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर करी गई थी फर्स्ट, ठीक है। ये 1-2 बार क्वेश्चन पहले भी आ गया है तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दैट फोकसेस ऑन स्ट्रेटेजिक एंड प्लान डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटीज ऑफ इंडिया। जो हृदय है वो इन सब चीज़ों पे फोकस करता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग स्पेशल इंफॉर्मेशन टू डाटा इज कॉल्ड, तो जियो रेफरेंसिंग बोलते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 74, विच जियो पोर्टल ऑफ इंडियन स्पेस इसरो Indian Space Research Organization ISRO is used for Indian Earth observation data products and services. It also provide interpreted satellite imaginaries, thematic data and other services to all apart from base for urban and regional planning for the authorized government agencies. तो इसका आंसर है भुवन, जो कि आपका थीमेटिक डाटा और अदर सर्विसेज जो आपका सेटेलाइट या इमेजिनरी जो डेटा आपका बेस एज ए बेस रेफर कर सकते हैं आप प्लानिंग में, तो आपको प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 मिनिमम साइज ऑफ ए हैबिटेबल रूम इन स्क्वायर मीटर इज, तो जो आपका मिनिमम एरिया चाहिए होता है आपको हैबिटेबल रूम के लिए NBC के हिसाब से, तो 9.5 स्क्वायर मीटर चाहिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, एज पर एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 2010 प्रोहिबिटेड एरियाज अराउंड ए प्रोटेक्टेड एरिया और प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट शैल बी एक्सटेंडेड टू ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द लिमिट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया या मोन्यूमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया यूज्ड बाय सेंसस ऑफ इंडिया टू क्लासीफाई सेटलमेंट एज अर्बन। तो अर्बन के लिए आपका मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 चाहिए होती है, जो कि ये नहीं है, तो आप इसका सीधा सीधा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडल ऑफ एरिया बेस्ड डेवलपमेंट एज पर द स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाइंस। तो आपका जो रेट्रोफिटिंग होता है, रीडेवलपमेंट होता है, और ये जो ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट होता है वो आपकी एरिया बेस्ड डेवलपमेंट होती है। तो अब इसमें होता है आपका 50, 250 और फिर 500 या उससे ऊपर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में, एकर्स में हम बात कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है।
Question number 79. Each smart city is to be developed by which two strategies as per the smart cities mission गाइडलाइंस? तो ये एरिया बेस्ड डेवलपमेंट होती है या पेन सिटी डेवलपमेंट के हिसाब से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80. एज पर द स्मार्ट सिटीज मिशन गाइडलाइंस द एवरेज फंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ईच स्मार्ट सिटी, तो ये 500 करोड़ है हर एक स्मार्ट सिटी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81. विच मेथड इज वाइडली यूज टू मेजर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट? तो जो अर्न वैल्यू एनालिसिस होती है वो यूज़ होती है जनरली ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ गए अब हम। द कैटेगरीज ऑफ नेचुरल हजार्ड इंक्लूड्स, तो वो बायोलॉजिकल भी होता है आपका, मेटेरियोलॉजिकल भी होते हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ गए हम। एज पर नेचुरल NDMA के हिसाब गाइडलाइन के हिसाब से विच इज़ नॉट ए मैन मेड हजार्ड, तो इसमें जो आपके फायर हजार्ड भी होता है आपका न्यूक्लियर मैन मेड है, केमिकल आपका मैन मेड है, जो स्नो का होता है एवलेंचिया जो होता है वो आपका मैन मेड नहीं है, वो आपका नेचुरल है। द EIA notification 2006 has notified how many development sector which require prior environmental clearance, तो जो 39 उन्होंने ऐसे करे हैं कि डेवलपमेंट सेक्टर जिनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए डेवलपमेंट से पहले। क्वेश्चन नंबर 85. द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 mandated formation of which committee as a पार्टिसिपेटरी प्लेटफॉर्म इन अर्बन लोकल बॉडी, तो जो वार्ड कमेटी है वो इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ गए हम। आर्टिकल 243B अंडर 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत एट विच लेवल इन स्टेट, जो 3 लेवल पे है, विलेज पे, इंटरमीडिएट पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 पे द आर्टिकल 243U अंडर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स ए फिक्स टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर फॉर ए म्यूनसिपैलिटी, तो वो 5 साल के लिए है। इंडियन अनकंडीशनल क्लाइमेट प्लेज अंडर द पेरिस एग्रीमेंट इज, तो 33 से 35% रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बिटवीन 2005 से 2030 तक, ठीक है। तो ये 33 से 35% रिडक्शन हो जाएगा आपका 2005 से 2030 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 89. इको निवास संहिता पार्ट 1 बिल्डिंग एनवेलप is developed to set minimum building envelope performance standard to limit heat gains या heat loss as well as for ensuring adequate natural ventilation and daylighting. The code is applicable to, तो वो जो जितने भी रेजिडेंशियल यूज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 500 मीटर से ज़्यादा है, 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, तो उन सब पे ये लागू होगा कोड। क्वेश्चन नंबर 90. Central nodal agency that channelize the subsidy to the lending institutions and monitor the progress of credit linked subsidy vertical of PMAY as per the PMAY guidelines March 2016 R. तो जो नेशनल हाउसिंग बैंक और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुडको जो है वो ये एजेंसीज हैं आपकी जो सब्सिडाइज करती हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में अकॉर्डिंग टू द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 कारपेट एरिया इंक्लूड्स, तो जो कारपेट एरिया के अंदर पार्टीशन वॉल भी इंक्लूड होंगी आपकी, ठीक है, इस एक्ट के हिसाब से। एज पर द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 व्हाट परसेंटेज ऑफ कलेक्शन इन अ प्रोजेक्ट नीड्स टू बी डिपॉजिटेड बाय द डेवलपर इन एस्क्रो अकाउंट टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग दैट ऑफ द लैंड, तो जो 70% of collection in the project needs to be deposited by the developer, ठीक है, 70% हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 93. प्रधानमंत्री आवास योजना इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ, तो ये हाउसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मेन मोटिव है। क्वेश्चन नंबर 94. द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR इज द डिस्काउंट रेट एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू इज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ गए अब हम। एज पर द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 ए प्रमोटर शैल नॉट एक्सेप्ट ए सम मोर देन -% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट प्लॉट और बिल्डिंग एज एन एडवांस पेमेंट फ्रॉम द पर्सन विदाउट फर्स्ट एंटरिंग इनटू ए रिटन एग्रीमेंट फॉर सेल विद सच पर्सन एंड रजिस्टर इन द
सेड एग्रीमेंट फॉर सेल। तो जो 10% है उससे ज़्यादा नहीं ले सकता जो भी आपका प्रमोटर होगा, अगर उसने कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट आपके साथ नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर 96, LARR एक्ट 2013 रिपील्स लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, ठीक है। The vertical of question number 97, the vertical of in situ slum redevelopment under Pradhan Mantri आवास योजना कंसीडर redevelopment of, तो वो टेनेबल स्लम्स को redevelopment के कंसीडर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98, एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ए मॉर्टगेज इज अ ट्रांसफर of an interest in a specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advanced by the pay of loan. Question number 99, liberalization of Indian economy was initiated in 1991, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। The development of town and country planning, Haryana is responsible to regulate the development and also to check the haphazard development in and around town in accordance with the provision of the following statute। तो ये तीनों के तीनों एक्ट के हिसाब से जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा है वो रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हो जाएंगे आपके, तो इससे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।